दिल्ली नगर निगम का चुनाव हार गए। 2019 में पूरे देश में केवल एक लोकसभा सीट आप जीत पाए, लेकिन 2020 में आपने फिर से दिल्ली उतने वोटों के साथ जीत ली और 2022 में अब पंजाब ऐतिहासिक रूप से आपने जीता है। तो मेरा पहला सवाल यही है सर, 2017 में जब पंजाब आप हारे थे, बहुत उम्मीद थी आपको पंजाब से, तो वो जो एक झटका लगा तब आपकी स्थिति क्या थी? और आज जब पंजाब आप इतने बड़े बहुमत के साथ जीत कर आए हैं, तब आपकी स्थिति क्या है? शरद, आपने ये जो कहा कि एक नई पार्टी है और नई पार्टी 10 साल में 2 स्टेट्स जीत गई है, और आपने कहा कि आप जीत गए, आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। जो किया जनता ने किया है। आप इस देश की जनता के मानस को समझने की कोशिश कीजिए। एक नई पार्टी को जनता ने इतना विश्वास दिया और 2 स्टेट्स दिए, क्यों? क्योंकि जनता पिछले 75 साल के शासन से बहुत ज़्यादा दुखी है। जनता की मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, और सरकारों के पास इन चीज़ों को एड्रेस करने का टाइम ही नहीं है। जितनी भी पार्टियों की सरकारें आई, सारी लूटने में लगी हुई है। 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटें। दिल्ली में हमें एक मौका दिया जनता ने, और फिर जो हमने काम किया उसकी वजह से दिल्ली में भी दूसरा मौका दिया, और पंजाब के लोगों ने भी दिल्ली के काम को देखते हुए एक मौका दिया। तो ये जो कुछ भी है, ये जनता का जो मूड है आज, वो दर्शाता है। इसमें मैं इसलिए सवाल मैंने इसलिए पूछा, बहुत से दर्शक ये समझना चाह रहे होंगे, क्योंकि सफ़र भुला दिए जाते हैं और मुकाम याद रखे जाते हैं, कि ये संघर्ष जो है लोग नहीं देखते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि आपने जीत लिया। तो मैं इसलिए जानना चाहता कि वो स्थिति क्या जब पंजाब आप जीते जीते हारे, तो कितना बड़ा सेटबैक मतलब था, कि डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, कि उसके बाद नगर निगम का चुनाव था? क्योंकि मैं ये कहता हूं हमेशा जीत की शुरू में जवाब दे दिया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Did you exceed your own expectation in Punjab? डेफिनेटली, मतलब हमें ये तो था कि पंजाब में 2 चीज़ें साथ साथ हुई। एक तो मौजूदा पार्टियों से लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि इन्हें निकालो। कांग्रेस और अकाली दल दोनों से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और दूसरा, दिल्ली के काम की चर्चा बहुत ज़्यादा थी पंजाब के अंदर। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी के जो हमने काम किए हैं, तो जनता चाहती थी कि ऐसे ही काम यहाँ भी होने चाहिए। तो एक तरफ पॉजिटिव एनर्जी भी थी, नेगेटिव भी थी, दोनों मिलके एक भूचाल आ गया एक तरह से। You know, what is the Kejriwal model going forward as you try to expand base beyond Punjab, Delhi, you're eyeing Gujarat, you're eyeing Himachal Pradesh? What is the Kejriwal model of development? You made very tall claims when you say Delhi is corruption free, you know, we'll make Punjab corruption free. I mean, these are very lofty challenges. पर आप जाके देख लो, पंजाब में 20 दिन हुए अभी भगवंत मान जी को। जैसे दिल्ली में हमारी 49 दिन की सरकार बनी थी, 49 दिन में दिल्ली में करप्शन ख़त्म हो गई थी। आज दिल्ली में एक आम आदमी को अपना सरकारी दफ्तर में काम कराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। 1076 पे फ़ोन करो, घर आके आपका काम करके जाते हैं। पंजाब के अंदर भगवंत जी ने वही लागू किया तुरंत, और उन्होंने कहा भी अब अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो मना मत करना। कोई रिश्वत मांगे, फ़ोन हाथ जेब में डालना, अपना रिकॉर्डिंग का बटन दबाना और उसको रिकॉर्ड कर लेना और मेरे पास भेज देना, मैं आपको उस अफसर को जेल भेज दूंगा। अब आप सोच के देखो कि हर आम आदमी के हाथ में उसका जो फ़ोन है, कितना बड़ा एम्पावरमेंट आ गया है। कोई वहाँ पे रिश्वत मांगता है, वो कहता है फ़ोन निकालूं, भगवंत मान को भेजूं। रिश्वत बंद हो गई है बिल्कुल। तो जो आपने केजरीवाल मॉडल या दिल्ली मॉडल की जो आप बात कर रहे हैं, बेसिकली इसके आम आदमी पार्टी के 3 स्तंभ हैं। कट्टर ईमानदारी, हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, बेईमानी बर्दाश्त नहीं करते, इसीलिए सरकारें इतनी अच्छी चल रही हैं, पैसे की कभी कमी नहीं होती है। कट्टर देशभक्ति, जितने काम हम करते हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, बिजली, पानी, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। कट्टर देशभक्ति, देशभक्ति में देश के नाम पे किसी किस्म की राजनीति नहीं करते। और तीसरा है इंसानियत, सब लोगों को साथ लेके चलना है, गरीब से गरीब आदमी के लिए भी हमें काम करना है। ये 3 स्तंभ हैं हमारी विचारधारा के। मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी आज एक कोई पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा का नाम है।
भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का ये एक जरिया है। सर ये सवाल उठ रहा है कि शुरू में अब आपने जब पार्टी शुरू की तो केवल करप्शन था कि ईमानदारी से काम करेंगे, करप्शन हटाएंगे, लेकिन जो राष्ट्रवाद और देशभक्ति आप लाए, ये बीजेपी से टक्कर लेने के लिए आपने जो है अपने आइडियाज में देशभक्ति को लेके आए हैं। आज़ादी के बाद से आज तक शुरू से राष्ट्रवाद है उनका, कहाँ है? आज़ादी के बाद से आज तक कब ऐसा हुआ कि हाथ में तिरंगा लेके लहराना एक जज्बा पैदा। रामलीला मैदान याद करने की कोशिश करो। रामलीला मैदान में जिस तरह से भारत माता की जय अन्ना हजारे बोलते थे, भारत माता की, और टीवी चैनल के सामने घर घर में लोग बैठे हुए कहते थे जय, घर घर के अंदर नारे लगते थे, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, हर बच्चे के हाथ में झंडा होता था। वो देशभक्ति का जो माहौल था वहाँ से निकली हुई आम आदमी पार्टी। उसके बाद से बीजेपी को लगा हाँ यार ये इसके जरिए तो वोट भी मिल सकते हैं, तो बीजेपी वालों ने इसको। प्राइम मिनिस्टर मोदी says now it is either राष्ट्रवाद or परिवारवाद. He has made it about two sets of ideologies when it comes to Indian politics. How would you respond to that? Why should I respond to anyone's? उनका एक विचार No, है। but where does the आम आदमी हमें party एक fall within दूसरे this? उन्होंने क्या कहा उस पे मैं रिएक्ट करूं, मैंने क्या कहा उस पे वो In the रिएक्ट whole करें। in the whole राष्ट्रवाद versus मुझे लगता परिवारवाद है कि debate. 75 साल के अंदर इस देश को जानबूझ के गरीब और अनपढ़ रखा गया है और जनता इस वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। दिल्ली के अंदर जब हमारी नई नई सरकार बनी दिल्ली के अंदर, तो हमें लगता था कि ये बहुत मुश्किल होता होगा ठीक करना, लेकिन 5 साल में हमने स्कूल ठीक कर दिए, 5 साल में अस्पताल ठीक कर दिए, तो इसका मतलब हो तो सकता था। इन लोगों ने जानबूझ के, इनको बस लूटना था, तो सारी पार्टियों ने मिलकर देश को लूटा। और अब हमें लगता है, अब हमारे में कॉन्फिडेंस आ गया है कि यार 5 साल में दिल्ली ठीक हो सकती है तो देश भी तो ठीक हो सकता है। देश क्यों नहीं ठीक हो सकता? आपने तिरंगा यात्रा की बात की, आप लगातार तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं अहमदाबाद में, मंडी में, वहाँ पर जिस तरह के लोग आ रहे हैं, जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, बहुत उम्मीद से आपको देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, ये नहीं, लेकिन जिस तरह से वो देख रहे हैं और जिस तरह से चर्चा चल रही है, बहुत उम्मीदों से आपको देखा जा रहा है। तो आपका क्या प्लान है? ये जो उम्मीदें हैं लोगों की कि वो देखना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्या करेगी, अरविंद केजरीवाल क्या किस तरह से देश को बदल सकते हैं, ये उम्मीद कैसे पूरा करेंगे? विजन क्या है आपका, प्लान क्या है इसके लिए? आम आदमी पार्टी ने आज एक पूरी राजनीति जो है वो दलदल और कीचड़ बन गई थी, उसमें एक फ्रेश हवा का झोंका आया है। खिड़की खुली है, खिड़की खुल गई और फ्रेश हवा का झोंका अंदर आया है जो इस कचरे को साफ कर रहा है। आम आदमी पार्टी उस फ्रेश हवा के झोंके की तरह है। जब मैं बात करता हूं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, आज भारतीय राजनीति में क्या कोई पार्टी खड़ी होकर कह सकती है कि हम कट्टर ईमानदार हैं? लोग मजाक उड़ाएंगे उनका। बीजेपी वाले कहेंगे कि हम ईमानदार हैं, तो कहेंगे तुम्हारे रफेल का क्या हुआ, तुम्हारे इसका क्या हुआ, तुम्हारे सहारा बिडला डायरी का क्या हुआ, तुम्हारा इतनी सारी लिस्ट है। कांग्रेस वाले भी नहीं। जब हम कहते हैं हम ईमानदारी से सरकार चलाते हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, लोगों को नया लगता है, यार ये अच्छा ऐसे भी होता है राजनीति में। हम कहते हैं कि हम स्कूल बनाएंगे आपके बच्चों के लिए, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, कोई पार्टी नहीं कहती। हम कहते हैं हम सबको बीमार हो गए तो सबको दवाइयाँ देंगे, फ्री दवाई देंगे, आपका इलाज अच्छा इलाज कराएंगे, कोई पार्टी नहीं कहती। तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, जो हम बातें कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है कि आज तक कभी किसी ने भारतीय राजनीति में ऐसी बातें की नहीं थी। यही तो देशभक्ति है। और देशभक्ति क्या है? हम राजनीति में सत्ता के लिए नहीं आए। 49 दिन की सरकार में मैंने राजनीति वो त्याग पत्र दे दिया था मुख्यमंत्री के पद से। कौन देता है? हम यहाँ पे पैसे कुर्सी इसके लिए नहीं आए, देश के लिए आए हैं। But you hit the ground running right after Punjab. You've done road shows in Ahmedabad. You've just returned from Himachal Pradesh. What's your assessment of the next 2 states that you're looking at? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। मैं बार बार यही कहता हूँ कि या तो माहौल बदल रहा है, हवा बदल रही है, हवा का रुख बदल रहा है, या तो ये पार्टियाँ अपने तौर तरीके बदल लें, और नहीं तो जनता फिर बदलेगी। सर, पंजाब की अभी आर्थिक स्थिति क्या है? क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वहाँ पे करी हैं कि 25,000 सरकारी नौकरी निकाल दी, 35,000 जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की घोषणा कर दी। तो अभी आर्थिक स्थिति क्या है? क्योंकि आप सरकार में आ गए हैं, पहले केवल विपक्ष में थे, अब सरकार में है, तो आपको ज़्यादा आइडिया लग गया होगा कि स्थिति क्या है।
और जो आपके वादे हैं वो आप कब तक आपको उम्मीद है कि ये पूरे कर पाएंगे? खासतौर से ये जो नौकरी वाले हैं और 300 यूनिट बिजली की भी बात है, वो लोग कह रहे हैं कि किया नहीं है, आपने कहा था कि शुरुआत में कर देंगे। हालांकि मैं कह रहा हूं कि बहुत ज़रूरी है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब में। बिल्कुल है। पहली चीज़ तो आर्थिक हालत, इन लोगों ने पंजाब को जो लूटा मिलके, अकालियों ने और कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलके जो लूटा, इन्होंने पूरा खजाना खाली छोड़ के गए हैं। उल्टे 4 लाख करोड़ का कर्जा है, ये लोग 3 लाख कहते थे, लगभग बता रहे हैं 4 लाख करोड़ का कर्जा है। और हालत बहुत ख़राब है। 3 नहीं 4 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ का टोटल कर्जा है पंजाब पे। इस पे वाइट पेपर जल्दी शायद निकाला जाएगा। लेकिन अब एक ईमानदार सरकार आ गई है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। थोड़ा सा समय लगेगा संभालने में, संभलेगा पंजाब, पैसे की कमी नहीं रहेगी, पैसा आएगा। हमारे जितने वादे हैं सारे वादे पूरे करेंगे। अगले महीने 2 महीने के अंदर भगवंत जी कुछ ऐलान भी करना शुरू करेंगे। इसी में काउंटर सवाल ये है कि आप लोगों ने घोषणा की थी कि हम ये करेंगे, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने भगवंत मान साहब तो प्रधानमंत्री से मिले और 1 लाख करोड़ रुपए की उन्होंने डिमांड कर दी। तो बीजेपी वाले मुद्दा बना रहे हैं कि आपने जो वादे किए वो तो कर दिए, अब पैसा जो है केंद्र सरकार से चाहिए आपको। वो पैसा किसका है? केंद्र सरकार के पास जो पैसा है वो किसका है? पब्लिक का पैसा है। तो वो अपना ही तो पैसा लेने गए थे। पंजाब की पब्लिक का पैसा पड़ा हुआ है उनके पास, तो वो अपने मतलब ऐलान आपने कर दिया, भरपाई वो करेंगे? वो करेंगे। या आप कह रहे हैं कि उनके हक का पैसा है? उनका पैसा थोड़ी है, भरपाई वो करेंगे। मतलब क्या? पंजाब की, हरियाणा की, दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, सारे देश की पब्लिक का पैसा उनके पास पड़ा हुआ है। तो वो कहने गए थे जी पंजाब का पैसा दे दो, हमें काम करना है। But Arvind Kejriwal, how difficult is the coming few months going to be in Punjab? I mean, it was a stellar performance, like you said, you exceeded your own expectation. I think you exceeded everybody's expectation. But you were up against a principal challenger, which was an embattled Congress. The infighting within the Congress was for everybody to see. In Gujarat and in Himachal Pradesh, you're up against a more formidable opponent, especially in Gujarat. What's the plan of action to deal with taking on the BJP head on? इशू ये नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ है कि बीजेपी के खिलाफ है। इशू ये है कि क्या जनता बदलाव चाहती है। अगर जनता मौजूदा सरकारों से परेशान है, कल आप तो हिमाचल में खूब घूम रहे थे और मैंने आपके बाद में जो वो आपने लोगों के बाइट्स लिए वो भी मैं देख रहा था। हर आदमी यही कह रहा था आपके कैमरे के ऊपर कि जी इन दोनों को देख लिया हम लोगों ने, दोनों ने बर्बाद कर दिया, एक बार इन लोगों को भी देख लेते हैं। तो हम तो बार बार हर जगह ये जाके कहते हैं कि एक मौका दे के देखो हमें। What about Gujarat? गुजरात में भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। अहमदाबाद में जब हम गए, इतना शानदार रोड शो हुआ। चुनाव में क्या होगा, कैसे होगा, अभी बहुत लंबा समय है, सब लोग मेहनत करेंगे, लेकिन वहाँ भी लोगों का बहुत प्यार मिला हमें। और हिमाचल में ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो आपको संगठन बनाना होगा, बहुत कुछ करना होगा। कोई बड़ा नेता जो है आपसे भी जुड़ा नहीं है गुजरात का। जैसे हम पंजाब में देखते हैं कि भगवंत मान आपके पास पहले ही थे, जो बहुत पॉपुलर लीडर पहले थे। उस तरह का कोई पॉपुलर चेहरा हिमाचल में आपके पास अभी तक नहीं दिखा है। हिमाचल की इतनी जनसंख्या है, भरोसा रखिए उसमें से एक शानदार चेहरा निकल के आएगा। What about alliances? And I asked you this before the Goa elections as well. Will you be open to allying with non-BJP parties, the Congress, the Trinamool? Is this all with elections में? at a national level, even at a local level, even in Himachal Pradesh or Gujarat? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, ये सारी जोड़ तोड़ की राजनीति मेरे को समझ में नहीं आती। इनमें से मेरे को ये बता दो कि कौन सी पार्टी है जिससे लोग खुश हैं। ये सारा का सारा ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के खिलाफ वोट पड़ रहा है हमें। जो वोट हमें पड़ रहा है वो व्यवस्था के खिलाफ पड़ रहा है, सिस्टम के खिलाफ पड़ रहा है। जो लोग इस सिस्टम से दुखी हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। लोग मौजूदा पार्टियां, मौजूदा नेता और मौजूदा राजनीति से नफरत करने लगे हैं। पीपल हेट पॉलिटिक्स। No, but in order to keep the BJP out, would you consider non-BJP alliances, whether it's at a state level now or at the national level मेरी later? जिंदगी का मकसद बीजेपी आउट करना नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। मेरा वही मकसद है। मैं ये जब भी मैं बैठ के सोचता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि बीजेपी को बाहर कैसे रखना,
वो कुछ पार्टियों का होगा मकसद। मेरा मकसद इस देश की व्यवस्था बदलना है, मेरा मकसद इस देश में के अंदर मूल चूल व्यवस्था परिवर्तन करना है। आज तक जिस तरह से, मैं बार बार यही कहता हूँ, ऐसा क्यों है, आज़ादी के बाद बाकी देश इतनी तरक्की कर गए, भारत पिछड़ा क्यों रह गया? जापान तहस नहस हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जर्मनी तहस नहस हो गया था, आज वो हमसे आगे निकल गए। क्यों? सिंगापुर को 60s में आज़ादी मिली, वो हमसे आगे निकल गया। हम अभी भी वही बिजली, पानी, सड़क, रोज़गार इसी पे अटके हुए हैं। कब होंगी हमारे देश के लोगों की ज़रूरतें पूरी? पैसे की कमी नहीं थी, पैसा तो खा गए ये लोग सब, कब तक खाते रहेंगे? 75 साल खराब कर दिए हम लोगों ने। जब तक इस देश के एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, क्या ये देश आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। और ये जितनी पार्टियां हैं, कोई पार्टी ये कहती है कि हमें वोट दो, हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। चुनाव में जब आते हैं, पंजाब का चुनाव ले लो, पंजाब के चुनाव में सुबह से शाम तक ये अकाली दल वाले मेरे को गालियां देते थे, चन्नी साहब मेरे को गालियां देते थे, कांग्रेस वाले मेरे को गालियां देते थे, बीजेपी वाले मेरे को गालियां देते थे। कोई खालिस्तानी कहता था, कोई आतंकवादी कहता था, कोई काला कहता था, कोई कहता था कपड़े खराब है, कोई कहता था बाहरी है, पता नहीं कितनी गालियां दी। मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मैं केवल और केवल जाता था, मैं कहता था तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दूंगा, दिल्ली में दी है। मैं अच्छे अस्पताल बनाऊंगा तुम्हारे लिए, अच्छी सड़कें बनाऊंगा तुम्हारे लिए, बिजली ठीक कर दूंगा। हमारा केवल पॉजिटिव एजेंडा था देश को आगे ले जाने का। लोगों को पसंद आया। आप इस बात से सहमत हो सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आपका मकसद बीजेपी को बाहर रखना नहीं है, लेकिन आपको व्यवस्था परिवर्तन अगर करनी है तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी, तभी तो व्यवस्था परिवर्तन होगी। तो अभी क्योंकि सत्ता में ज़्यादातर जगह पे बीजेपी है, जैसे कि जब आपने आंदोलन करते थे आप, अन्न आंदोलन के समय, लोकपाल आंदोलन के समय, तो उस समय ज़्यादातर जगह कांग्रेस थी, तो ऐसा लगता था कि आप एंटी कांग्रेस हैं, और आज ऐसा लगता है कि आप एंटी बीजेपी हैं। तो ठीक है, वो आपका मकसद वो नहीं होगा, लेकिन अगर आपको व्यवस्था परिवर्तन करनी है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो बीजेपी को हराए बिना और आम आदमी पार्टी की सत्ता में आए बिना ये कैसे होगा? हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के सामने एक एजेंडा रख रहे हैं, एक प्लान रख रहे हैं कि हम चाहते हैं कि देश इस तरह से तरक्की करे। जनता को जहाँ जहाँ पसंद आएगा या हम समझाने में कामयाब रहेंगे, कई जगह हो सकता है हम समझाने में कामयाब नहीं रहते हैं, जहाँ जहाँ हम समझाने में कामयाब रहेंगे और जनता पसंद करेगी, जनता अपने आप ही सारी पार्टियों को हरा देगी। और taking off from what Sharad just said, you might need the support of other parties in order to engineer that change. In that scenario, will you be willing to do that? नहीं, मैंने यही कहा, हम जनता के बीच में एक पॉजिटिव एजेंडा लेके जा रहे हैं। जनता को कह रहे हैं कि इस तरह से अपने को मिलके देश बदलना है। जनता को पसंद आएगा तो जनता हमें लाएगी सत्ता में, जनता को पसंद नहीं आएगा तो नहीं लाएगी। क्या 2024 में नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को हराया जा सकता है आपके हिसाब से? मेरी जिंदगी का मकसद मोदी जी को आपका हराना। मतलब नहीं, क्या वो हार सकते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है? असेसमेंट में जानना चाह रहा हूँ, आप ना हराएं। मैं उस बारे में सोचता ही नहीं हूँ, वो मेरा हिस्सा नहीं है सोच का। मेरा इस हिस्सा यही है कि किस, अब हमें दिल्ली में मौका मिला है, पंजाब में मौका दिया है लोगों ने, आगे जहाँ जहाँ मौका देंगे हम देश को आगे लेके जाएंगे, उस राज्य को आगे लेके जाएंगे जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा। मेरा ज़िंदगी का मकसद केवल और केवल एक ही है, देश को आगे ले जाना। देश मेरे सामने है। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं देखता हूँ कि हमारे देश के बच्चों को आज भी, मतलब गुजरात गया, गुजरात में स्कूलों की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है। और कल मैंने देखा वहाँ के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, ये दिल्ली वाले गुजरात के कई लोग कह रहे हैं दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, जिसको दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था अच्छी लगे गुजरात छोड़ के दिल्ली चला जाए। ये बात है कोई कहने की? गुजरात के शिक्षा मंत्री अगर ये कहेंगे कि गुजरात में जिसको लगता है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है वो छोड़ के दिल्ली चला जाए, ये क्या बात है? अच्छी चीज़ तो ये, जैसे स्टालिन साहब है, स्टालिन साहब आए, उन्होंने दिल्ली के स्कूल देखे, अब वो बोले हम भी ऐसे स्कूल खोलेंगे। तमिलनाडु में कोई अच्छा काम होगा, हम भी ऐसा अच्छा काम करेंगे। गुजरात में कोई अच्छा काम होगा, तभी तो देश की तरक्की होगी ना। एक दूसरे को गालियाँ क्यों दे रहे हैं? ये गाली देने से कैसे देश आगे बढ़ेगा? जैसे ही पंजाब में आप लोग जीते, तब से वॉलंटियर्स ने एक नारा शुरू कर दिया है वहाँ पर, साडा सीएम साडा पीएम। तो साडा सीएम तो भगवंत मान हो गया और साडा पीएम जो है वो अरविंद केजरीवाल। तो इस बारे में वॉलंटियर्स का प्रेम रहता है, वॉलंटियर्स का प्यार रहता है। लेकिन You did fight against the Prime Minister in the past. You took him head on from Banaras. Are you going to give us any such treat in 2024 as well? Is there going to be an Arvind Kejriwal versus Modi battle? नेशनल लेवल पे कुछ करना है तो वो तो उसको तो आना ही पड़ेगा। जनता करती है, जनता सुप्रीम है।
But will you जनता consider करती है। taking on the Prime Minister in 2024? हर समय अलग होता है, हर टाइम अलग होता है। चलिए सर, एमसीडी पे आता हूँ। अगर सब कुछ सामान्य रहता तो इस समय दिल्ली में चुनाव चल रहे होते, कैंपेनिंग चल रही होती और शायद हम आराम से बैठ के इंटरव्यू भी नहीं कर पा रहे होते। आपने दावा किया कि अगर अभी चुनाव हो जाते तो बीजेपी चुनाव हार जाती, आम आदमी पार्टी जीत जाती और इस वजह से बीजेपी ने ये तीनों नगर निगम एक कर दिए हैं। तो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि आप एक स्टेट जीतने पर कह रहे हो कि हम जीत जाते, पिछले आप हार गए थे पंजाब में, तो आपको लगता है वो हार गए, लेकिन इस बार आप पंजाब जीत गए तो एक स्टेट है। बीजेपी कह रही है हम 4 स्टेट जीते हुए हैं तो हम क्या एमसीडी नहीं जीतेंगे? तो आपका आधार क्या है ये क्लेम का? करा लें चुनाव, हम तो कह ही रहे हैं। चुनाव क्यों नहीं कराते? वो क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं चुनाव? चुनाव करा लें। तीनों का यूनिफिकेशन का चुनाव से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ। तीनों यूनिफाई कर दिए, चुनाव अभी करा लेते। पहले 272 काउंसलर हैं, वो 272 3 असेंबलीज में बैठते थे अभी तक। अब वो 272 एक में बैठना चालू कर देंगे यूनिफिकेशन के बाद। उन्होंने 272 से घटा के 250 कर दिए। क्यों करे? क्योंकि डिलिमिटेशन करने का मौका मिल गया, और डिलिमिटेशन इसलिए करना था, 1-2 साल लगेंगे डिलिमिटेशन में, चुनाव टालने थे। सबको पता है शरद, आप भी जानते हो, उन्होंने चुनाव टालने थे इसलिए उन्होंने ये सारा नाटक नौटंकी करी है। इनको 15 साल हो गए चलाते चलाते, 15 साल में एक बार इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई कि यूनिफिकेशन करना है। क्यों नहीं उठाई? इस पे कोई चर्चा होती, डिबेट होता, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कोई आर्टिकल। अचानक जब चुनाव की डेट अनाउंस होने वाली थी 1 घंटा पहले इन्होंने Home Minister says they did this because you were giving quote unquote stepmotherly treatment to the MCD. You being stingy in disbursing funds to them. साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये एमसीडी के चक्कर में कहीं आपकी दिल्ली सरकार ना चली जाए, वो संसद में कहा उन्होंने। इतना अहंकार अच्छी चीज़ नहीं होती। जी, मैंने भी उनका वो स्टेटमेंट सुना था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि इतने बड़े आदमी को ऐसे अहंकार वाली बातें करना शोभा नहीं देता। एक सवाल सर इसमें ये बन रहा है कि क्या आप समझ पाए हैं, क्योंकि ये सारा जो लॉजिक दिया है केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने, वो ये है कि आप ठीक से पैसा नहीं दे रहे थे, हालत खराब हो रही थी, स्ट्राइक्स हो रही थी, इस वजह से आर्थिक हालात को सुधारने के लिए यूनिफिकेशन किया जा रहा है। अच्छा, क्या एक चीज़ बताओ, हाँ, यूनिफिकेशन करने से आर्थिक हालात कैसे सुधर जाएंगे? हमें वही मतलब आपको कुछ बिल में ऐसा दिखा के कुछ अब फाइनेंस का कुछ अलग सिस्टम बनाया गया हो? ना, कुछ भी नहीं है। मैंने जो कई लोगों की स्पीचेस सुनी, मोटे मोटे तौर पे मुझे जो समझ में आया कि तीनों एमसीडी का मिला के शायद 8200 करोड़ के करीब खर्चा होता है। उनका जो रिसीट है वो सारी 6200 करोड़ है, 2000 करोड़ का इनका रेवेन्यू गैप है। तीनों एक साथ करने से 2000 करोड़ कहाँ से आ जाएगा? मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जब ये यूनिफिकेशन हुआ था तब भी ये कहा जा रहा था कि साउथ जो है ये एक तरह का कमाऊ पूत कहते हैं इसको, उसका भी ऐड करने के बाद 2000 करोड़ का ये लोग कहते हैं कि इनका रेवेन्यू गैप है। अच्छा, तो 2000 तीनों का मिला के, तीनों के रेवेन्यू मिला लो, तीनों के एक्सपेंसेस मिला लो, 8200 करोड़ के करीब तो इनका एक्सपेंसेस हैं, 6200 करोड़ इनकी रिसीट्स हैं। हाँ। 2000 करोड़ का रेवेन्यू गैप तीनों इकट्ठा करने से कैसे आ जाएगा? कहाँ से आएगा सर? कोई तीनों इकट्ठे हो गए तो कोई पैसों की बारिश तो होने नहीं लग जाएगी कि अब Why do you think the unification was done? चुनाव टालने के लिए, और क्या? नहीं, पर कुछ आप डेटा बता सकते हैं? जैसे कि आपने ये वाला बताया कि इतना गैप है कि पिछले कुछ सालों में, कुछ रफली आइडिया, मतलब इस समय नहीं आप लेके बैठे, पर केंद्र सरकार आपको कितना देती है? क्योंकि होता यह है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है राज्यों को, राज्य की जिम्मेदारी है नगर निगम को। केंद्र सरकार की संविधान के हिसाब से जो जिम्मेदारी है, हर साल उनको 488 रुपये प्रति व्यक्ति हर एमसीडी को नगर निगम को पूरे देश में देना होता है। केंद्र सरकार सारे देश के सारे नगर निगमों को देती है, केवल दिल्ली नगर निगम को नहीं देती, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्यों नहीं देती? आज तक कभी नहीं दिया उन्होंने, केंद्र सरकार ने। हम नगर निगम से स्टेप मदरली सौतेला व्यवहार क्यों करेंगे? नगर निगम तो मेरा है ना, नगर निगम तो दिल्ली वालों का है, हमारा है। नगर निगम अच्छा काम करे, इसमें हम सबका। अगर कल को नगर निगम अच्छा काम नहीं करता, कल को क्या, आज भी नहीं कर रहा तो चारों तरफ गंदगी फैलती है, गंदगी फैलती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, मेरे ही तो बच्चे बीमार होंगे, इनके केंद्र सरकार वालों के थोड़ी होंगे। तो हमारा तो सबसे ज़्यादा स्टेक पे लगा हुआ है कि नगर निगम अच्छा काम करे। हम सौतेला व्यवहार क्यों करेंगे?
Let's shift gears a bit to your very fiery speech on the Kashmir files that you gave in the Delhi Assembly. That speech went viral. I want to ask you, did you watch the film? What did you think of it? नहीं, मैं बहुत दिन से, मैंने कई दिन महीनों से पिक्चर नहीं देखी है, बिकॉज पंजाब चुनाव में जब से मैं बिज़ी हुआ मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। पहले तो बहुत देखा करता था, मैंने देखी नहीं है कई दिनों से। पर ये वो कह रहे हैं कि इसको टैक्स फ्री करो, पहले भी बहुत सी फिल्में टैक्स फ्री हुई हैं, तो क्या आप टैक्स फ्री करके मामला ही खत्म ना कर दें? बीजेपी को फिल्म टैक्स फ्री कराने में इतना क्या इंटरेस्ट है? कश्मीरी पंडितों को इनकी चिंता, कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं है बीजेपी को। बीजेपी जिम्मेदार है जो कश्मीरी पंडितों के साथ त्रासदी हुई थी कश्मीर के अंदर, जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, जब उनके साथ अन्याय हुआ कश्मीर में, उस वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी? बीजेपी समर्थित सरकार थी। उस समय राष्ट्रपति शासन था जम्मू कश्मीर पे। गवर्नर कौन थे? जगमोहन जी थे, बीजेपी के गवर्नर थे। तो स्टेट में इनकी सरकार थी, सेंटर में इनकी सरकार थी, और कश्मीरी पंडितों का त्रासदी हुई थी, कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ था। तो ये लोग जिम्मेदार थे, इन्होंने करवाया, इनके रहते हुआ। इन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय किया। 32 साल हो गए उसको। इस 32 साल में 15 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, और अब सेंटर राज्य में भी बीजेपी के गवर्नर हैं। गवर्नर एक भी कश्मीरी पंडित के परिवार को इन्होंने रिहेबिलिटेशन किया हो 15 साल में? एक भी परिवार को नहीं किया। इनको लेना देना ही नहीं है कश्मीरी पंडितों से। इनको कोई, अब 32 साल के बाद आके ये कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों को, तुम्हारे ऊपर एक फिल्म बना दी है, फिल्म देखो जाके और हम पैसे कमाएंगे। अब इनको पैसे कमाने हैं उस पिक्चर से। आप सोचो, किसी के साथ 32 साल से अन्याय हो रहा हो और उसको जाके कहा पिक्चर बना दी तेरे लिए, अब तुम पिक्चर देखो जाके। उसके तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई ना। अगर हम इनकी जगह होते, हम कभी पिक्चर नहीं बनाते इनके ऊपर, इनका हाथ पकड़ के इनको वापस जाके रिहेबिलिटेशन करते। मैंने कई कश्मीरी पंडितों से बात की, बहुत नाराज़ हैं वो लोग, बहुत गुस्से में हैं कि ये क्या बदतमीज़ी है। 32 साल हो गए, हमें रिहेबिलिटेशन करना चाहिए था इन लोगों की। हमें कहना चाहिए, हमें ये कहना है पिक्चर देखो जाके, पिक्चर देखो, सारे जने पिक्चर देखो। पिक्चर देखने से रिहेबिलिटेशन हो जाएगा। Arvind Kejriwal, let's talk about the fallout of what you said. There was massive protest outside your house. There was vandalism. Your party came out and said that this is a conspiracy to kill you. Do you think there's a threat? Do you think there's a threat to your life? 100-200 आदमी थे। कौन थे वो? बीजेपी वाले थे, नौटंकी कर रहे हैं। सुबह से शाम तक गंदी राजनीति, गुंडागर्दी। इस किस्म की गुंडागर्दी से देश आगे बढ़ेगा? आप छोड़ो, मेरी तो छोड़ो, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं आम आदमी हूँ, छोड़ो। मेरे घर के ऊपर आ गए, दरवाजे पे और दीवार पे चढ़ गए और अंदर कूदने वाले थे। ये तो उनकी पता नहीं कैसे नहीं कूदे। अंदर मेरे माँ बाप थे, मैं भी नहीं था, मेरी वाइफ भी नहीं थी, मेरे बच्चे, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, कुछ भी करके जा सकते थे। आपका घर ले लो, मेरा तो छोड़ो, मैं तो मुख्यमंत्री हूँ। आपके घर में क्या किसी को इजाज़त है कि दीवार से कूद के आपके घर के अंदर आ जाए? कैसी सुरक्षा है ये? क्या इस तरह की गुंडागर्दी से देश सुधरेगा? क्या इस तरह की गुंडागर्दी से कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा? वो न्याय दिलाने थोड़ी आए थे, गुंडागर्दी करने आए थे। No, but there were very serious allegations that were made by your party after that there is a threat to the life of Arvind Kejriwal. Do you feel threatened? मेरी ज़िंदगी देश के नाम है, मेरी ज़िंदगी देश के लिए हाजिर है। मैंने डायबिटीज़ का पेशेंट होते हुए 15-15 दिन का उपवास रखा है देश के मुद्दों की खातिर, अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की। सभी डॉक्टर्स ने उस टाइम कहा था ये ज़िंदा नहीं बचेगा। 15 दिन का उपवास रखा था मैंने, केवल पानी पीता था मैं 15 दिन तक। मेरे को अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है, मेरे को ये परवाह है कि इस किस्म की राजनीति, हमने 75 साल ख़राब कर दिए यार देश के। इस किस्म की गुंडागर्दी की राजनीति से देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। आओ बैठ के मिलके इस देश को आगे बढ़ाते हैं। But what happened outside your house was serious. I mean, if your party claims there's a threat to your life, that is serious. Is there a threat to your life? Are you worried? हत्या करना चाहती Worry about my life. They are saying the Delhi police was bystanders. Do you feel you don't have enough Don't protection? worry about my life. मेरी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है, देश इम्पोर्टेंट है। इस किस्म की गुंडागर्दी राजधानी के अंदर सरेआम, इस किस्म की सड़कों के ऊपर गुंडागर्दी अच्छी बात नहीं है।
तो सर क्या सरकार के स्तर पर कुछ एक्शन नहीं आपको लेना चाहिए था, क्योंकि ये पहला बार नहीं है और इसमें साफ कहना चाहिए कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पे भी दिसंबर 2020 की घटना है, इसी तरह से प्रोटेस्ट करते हुए जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो उनके घर के अंदर तक चले गए थे। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जोश जोश में जो है कार्यकर्ता एक हद से आगे चले गए, लेकिन ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि कार्यकर्ताओं को रोका जाए, क्योंकि प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है, होना भी चाहिए, लोकतंत्र है, लेकिन किसी के घर पर इस तरह से घुस जाना या तोड़फोड़ कर देना ये नहीं होना चाहिए। तो सरकार के स्तर पर आप इसमें कुछ कार्रवाई करेंगे? आपके विधायक तो गए हाई कोर्ट में। लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए। फिर भी आपको क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है इनके राज्य में? क्या आपको लगता है? मतलब आपके घर पे अटैक हुआ है तो ये तो अपने आप ही सवालों के घेरे में कैसे, मतलब एक दायरे से बाहर तो आपके घर की तरफ कुछ तो आना भी नहीं चाहिए। लोगों ने बाकी सारी जिम्मेदारी मेरे को दे रखी है, इनको केवल लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी है, उसमें भी फेल हो रहे हैं ये लोग, वो भी नहीं कर पा रहे। No, but the question that I was trying to ask was the fact that it was a very serious allegation. There is a threat to the life of the Chief Minister of Delhi is a very serious allegation. Are you actually feeling threatened? Is there an assessment like that? I don't care about What my do you life. want to do about Again it? and again I am saying, मैं अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करता। मैं एक्चुअली, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हमारे इंटरव्यू के लिए अरविंद ऐसे ही कह रहा है। आपको इस पे तो विश्वास होगा कि 15 दिन तक डायबिटीज़ का मरीज अगर एक वक्त की रोटी ना खाए तो उसकी शुगर गिर जाती है, 60 से 50 के नीचे आ जाती है और उसकी ज़िंदगी को खतरा हो जाता है। मैंने अगर अपने देश के लिए 15 दिन के लिए अनशन किया तो कुछ तो पागलपन होगा ना, कुछ तो अंदर यहाँ पे कुछ तो होगा जिसकी वजह से आई डोंट केयर अबाउट माई लाइफ। मेरे को अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है, लेकिन ये जो गंदी राजनीति है, गुंडागर्दी की राजनीति, चोरी की, भ्रष्टाचार की राजनीति, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे इस बात की चिंता है। I want to shift our focus to another really big issue, and we are not in pollution season right now, so no one's talking about pollution. But with an Aam Aadmi Party government now in both Delhi and Punjab, the buck is going to stop with you to deal with the menace of air pollution. What's the plan of action? हम उसकी जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी के साथ लेते हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है और बहुत जल्दी आपको बताएंगे कि क्या क्या करने जा रहे हैं। गिव अस अ फ्यू डेज। क्योंकि पंजाब और दिल्ली अब दोनों आपके पास में हैं और ये जिसे कहा जाता था कि ये एक समस्या है, उसको हम अवसर में कन्वर्ट करेंगे। अब थोड़े दिन का समय दीजिए, अच्छा प्लान लेके आएंगे आपके सामने। यमुना भी सर साफ करनी है वो, क्योंकि आपकी 10 गारंटी में से एक है कि ये कब तक साफ हो जाएगी? 2025 तक का मैंने टाइम मांगा है जनता से। हाँ। मैंने हर चैनल पे बोला है कि अगर अगले दिल्ली के चुनाव के पहले यमुना साफ ना करूँ तो मेरे को वोट मत देना। We'll keep reminding you. Please keep repeating this. I want to also talk about the other burning issue, which is fuel prices. It's a huge issue for the common man. You say that you are standing here for the common man. Would you consider some reprieve? Would you consider a reduction in प्राइस tax? वो बढ़ा रहे हैं, रिप्रीव आप हमसे मांग रहे हो, ये क्या? मैं समझा नहीं। मैं All मेरे the हाथ size में of the जितनी center and the state, I can only ask you. मेरे हाथ में जितनी रिप्रीव थी दिल्ली के लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए, उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। हर परिवार की 5 चीज़ें हमने फ्री कर दी। बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, शिक्षा फ्री कर दी, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री कर दी और महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया। तो इन 5 चीज़ों से लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये हर महीने हर परिवार का फ़ायदा हो रहा है। अब जो वो महंगा कर रहे हैं वो लोग, वो उनसे आप पूछिए कि आप क्यों महंगा कर रहे हो, आप इसको सस्ता करो। वो करना चाहिए उनको। नहीं वो ठीक है वो, और मुझे लगता है कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी अभी केंद्र की ही ज़्यादा है और जो आपका जो वैट है जो उस पर लग रहा है वो कम है, लेकिन फिर भी मतलब क्योंकि जो छोटा बच्चा है, तो आपने भी कम किया छोटा था बच्चा उसको दबा दो बिल्कुल, आप उसको जीने भी मत दो। नहीं मतलब ये जानना चाह रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है, वो हम समझ रहे हैं कि अगर बड़े भाई हैं उनसे जाके कहो भाई थोड़ा सा Consider it on a केजरीवाल ने हमारी बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बच्चों के अच्छे स्कूल बना दिए, फ्री शिक्षा फ्री, तो बोलो थोड़ा सा जिम्मेदारी आप भी लो। ठीक है। एक बीजेपी लगातार एक इशू उठा रही है कि दिल्ली सरकार ने मोहल्ले मोहल्ले जो है ठेके खोल दिए हैं शराब के, और इसका ये जो है बात इसलिए भी ज़्यादा बढ़ी कि शराब पे डिस्काउंट मिलने लग गया। गुड़गांव में इससे ज़्यादा है डिस्काउंट। हाँ,
जाके पता कर लो, आज जाके देख लेना आप। कह रहे हो जानकारी तो लेनी है कि हम पीते नहीं। Research. तो उन्होंने डिस्काउंट की बात करी, तो एक तो सर इस पे स्पष्ट कीजिए कि जो नई एक्साइज पॉलिसी आई उसके बाद क्या दिल्ली के अंदर स्थिति है, क्या नई संख्या बढ़ी है? अभी तक जो टोटल 850 दुकानें थी दिल्ली में शराब की, नई एक्साइज पॉलिसी के बाद 550 हैं। अच्छा, दुकानें कम हुई हैं। फर्क इतना है, पहले ये 850 दुकानें कॉन्सेंट्रेटेड थी। हाँ। इस एरिया में 20 दुकान, इस एरिया में, और यहाँ खाली एक भी नहीं। हमने इनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले जो खाली एरियाज थे वहाँ पे इलीगल दारू बिकती थी, अब हमने इनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कई नई जगहों पे खुली हैं अब। Before we wrap up, Sharad and I have a little bit of a rapid fire to do with you. So I'm going to take the liberty to ask you the first question. What is Arvind Kejriwal's biggest achievement and biggest regret? मुझे नहीं पता, पर मेरा मकसद यही है कि मैं जनता की सेवा करता रहूं, काम करता रहूं। रिग्रेट सर, मतलब कभी पछतावा हुआ हो कुछ ऐसा जिंदगी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। No regrets. नो Man with no regrets. नो, आई हैव नो रिग्रेट्स। मैंने कभी कोशिश की, ऐसा मैं नहीं कहूँगा मैंने कभी कोई गलत काम नहीं हुआ मेरे से। गलत काम भी होते हैं, बैठ के इंट्रोस्पेक्ट भी करते हैं लाइफ में। मैं मेडिटेशन के लिए जाता हूँ, तो वो भी समय मिलता है। हर साल मैं 10 दिन के लिए जाता हूँ मेडिटेशन के लिए, वो भी समय मिलता है इंट्रोस्पेक्ट करने का। वही मैं पूछना चाह रहा था कि डी स्ट्रेस होने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि आपके लेवल पे तो स्ट्रेस सारी पार्टी का, दिल्ली का, तो पंजाब का। मैं विपश्यना मेडिटेशन करता हूँ, उससे बहुत मदद मिलती है, बहुत ज़्यादा, डेली। अच्छा, वो मेडिटेशन आप डेली करते हैं? What is the non-politician Kejriwal like? What do you do when you're busy, when you're not busy being, you know, taking your party to states or being chief पहले minister? मैं बहुत पिक्चरें देखता था, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो अभी फ्री टाइम, कई महीनों से पिक्चर नहीं देखी, तो मन है कि कभी आने वाले Is दिनों there में any movie in the pipeline that you're interested in watching? अभी तो Anything ये you भी bookmark? ट्रैक खत्म हो गया कि कौन सी रिलीज हुई। पहले मैं और मेरी वाइफ जब हम एकेडमी में एक साथ थे, तो सारी पिक्चरें देखते थे हम, जो रिलीज होती थी अच्छी बुरी सारी देखा करते थे हम। इनफैक्ट जब आप चीफ मिनिस्टर बने थे दिल्ली के, तो तब भी उस बीच-बीच में समय जाते भी रहते- काफी फिल्में देखते जाते थे रहते जब थे। समय मिल जाता So हो। what's your favorite film? अभी इमीडिएटली पूरी रंग दे बसंती, That's a really long time ago. In the अभी याद नहीं आ रही recent past. मुझे। इमीडिएटली अचानक आपने पूछा, मुझे याद नहीं आ रही है। Okay, and we have a request, and we're not going to take no for an answer. You have to sing us a few lines of your favorite song, whatever song कभी you मन want. में जैसे गुनगुनाते हो कि कहीं जैसे कहीं एक दौरे से दूसरे दौरे में जा रहे हो, बीच में गाड़ी में चल रहे हैं, गुनगुनाते हो? मैं वही सुनाता हूँ जो अक्सर मैं 2-3 गाने हैं जो मैं जगह जगह सुनाता हूँ, उसी में से एक सुना देता हूँ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो मतलब मुझे लगता है कि जैसे ये मन में गुनगुनाते भी होंगे तो पार्टी के लोगों को मैसेज ही देते होंगे, कामयाब होंगे हम जरूर। ठीक है Thank you सर। so much for sparing your time and speaking to us on NDTV and answering all our questions. Thank you very much, Arvind Kejriwal. All the very best to you. Thank you, sir. Thank you.